जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर अपन आए हैं केमिस्ट्री के टॉप 200 प्रश्नों की ओर, जिसमें आज अपना पार्ट 2 यानी कि फिर अपने बायोलॉजी के पार्ट 8 पूरे हो चुके हैं 200 प्रश्नों के। अब अपन सेकंड पार्ट लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, यानी कि पार्ट 10वां पार्ट है। अपने डेली के 25 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें आज 250 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। हमने वादा करा था कि विज्ञान के 800 प्रश्नों का भंडारा लेकर आएंगे। उस 800 प्रश्नों के भंडारे की तरफ अपन अग्रसर है, और आप जो हमारे पथ से पथ लगाकर जो चल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना प्यार दे रहे हैं हमारे वीडियो को। और देखिएगा, यह सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आप जब प्रश्न सोल्व करते हो तो आपको भी लगता है कि हाँ, अपने लेवल की कोई क्लास है यूट्यूब पे जो अपने लेवल के प्रश्न दे रही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के लिए तैयारी के लिए वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। अगर आप अग्निवीर आर्मी में जाना चाहते हो, जीडी में जाना चाहते हो, और आर्मी ट्रेड्समैन वुमेन मिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये क्लास है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जो 15 प्रश्न आएंगे आपके साइंस के, वो 15 प्रश्न में कह सकता हूं कि हमारे, अगर आपने 800 प्रश्न देख लिए तो यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर आपको देखना नहीं है, सिर्फ ये 800 प्रश्नों में आपका काम हो जाएगा। तो देखिएगा, आर्मी, जीडी, टीडी, वुमेन मल्टीपल और पेपर, इन सब से संबंधित ये प्रश्न जो अपन बना रहे हैं, इन सभी के लिए है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी है, कुछ हद तक है, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा अलग है अपने से, तो उनके कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े लेवल अलग, हाई लेवल के आते हैं। अपने यहाँ पे इतना लेवल नहीं आता है, और इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिना बुझा चूना है। देखिएगा, चूना दो प्रकार का होता है। एक तो हो जाता चूना जो बुझ जाता है, क्या होता है, बुझा चूना, क्या कहते हैं उसको, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। और एक होता है आपके बिना बुझा। तो बुझा चूना और बिना बुझा में ध्यान रखना, बिना बुझा तो होता है CaO, ये बिना बुझा चूना है। अगर इसको मैं क्रिया करवाता हूं H2O के साथ, तो ये चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, और सूत्र हो जाएगा Ca कोष्टक में OH2, तो ये चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। बिना बुझेगा चूने का सूत्र होता है CaO। और चूने को अगर बुझाना है तो उसकी क्रिया किससे करवाते हैं, जल से करवाते हैं। और जल से जैसे ही क्रिया होती है, चूना क्या होता है, बुझ जाता है, अर्थात बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2। देखिएगा, हम यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न की गहराई में ले जाने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर यही बना तो क्यों बना, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं बने। अगर मैं चाहता तो क्लास को अपन के 5 मिनट के अंदर भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन अपन थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। अगला प्रश्न आपके अम्लों का राजा है। देखिएगा, बहुत बार अपन ने ये प्रश्न पढ़ा है, अम्लों का राजा क्या होता है। अम्लों का राजा होता है, अम्लों के अंदर जो राज करता है, एक तो होता है अम्लों का राजा, एक होता है अम्ल राज। अम्ल राज होता है, अम्ल राज तो कहते हैं H2SO4 HNO3 डॉट 3 जल के अणु 3 HCl, तो ये तो कहलाता है अम्ल राज, यानी सोने चांदी को पिघलाने वाला पदार्थ। ये लिक्विड होता है, क्या करता है, सोने चांदी को पिघला लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसको कहते हैं अम्ल राज। और अम्लों का राजा चीज अलग है, अम्लों का राजा क्या है, अलग चीज है। अम्लों का राजा होता है आपके H2SO4, क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा आपके अम्लों का राजा। अगला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिएगा, आपको इतना से याद रखना, संगमरमर का कलर कैसा होता है, सफेद कलर का, और जो भी चीज सफेद होगी उसमें कौन सा तत्व होगा, कैल्शियम तत्व उपलब्ध होगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपके CaCO3, Ca कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। H2SO4 का मतलब होता है अम्लराज, सल्फ्यूरिक अम्ल। KOH होता है आपके साबुन बनाने के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH2 का भी अपन ने पहले सवाल में बात करी, चूने को बुझाना हो, यानी बुझा हुआ चूने का सूत्र है CO, इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला मोस्ट सवाल है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, यहाँ पे कुछ सूत्र ले रहा हूं, एक साथ नहीं ले रहा हूं सूत्र अपने कम से कम 30 से 40 है, लेकिन मैं डेली के शुरू के 4-5 प्रश्नों में सूत्र ले रहा हूं, आगे प्रश्न अपन 20 प्रश्न थ्योरी के ले रहे हैं। देखिएगा, एक सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2 जल के अणु, कितने जल के अणु है, 2 जल के अणु। इसको जब अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो 1.5 जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, 1.5 जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और आधा जल का अणु बचेगा, आधा जल का अणु बचता है, क्या बचेगा, केवल आधा जल का अणु बचता है, और वही क्या होता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस काम कहां पर होती है, एक तो मकान वगैरह, घर वगैरह को सजाने के लिए जो अपन छत लगाते हैं वो होती है POP, और एक अपन अगर चोट वगैरह लग गई हाथ में तो प्लास्टर किया जाता है, तो वहां पर भी POP का काम लिया जाता है। तो POP ये अपने जो जिप्सम है, ये जिप्सम है, इसकी किसका सूत्र है, जिप्सम का। तो जिप्सम से ही क्या बनती है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को अगर गर्म करते हैं अपन
गर्म करने पर क्या बनती है, 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और आधा जल का अणु बचता है, तो वो क्या हो जाता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा को अपन क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कहते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछते तो आप बता देते, लेकिन पूछा कास्टिक सोडा, तो ये NaOH जो है वही क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा हो जाएगा। इसका काम कहां पे होता है, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये काम में लिया जाता है। अगला नमक का तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या, देखिए ये बहुत बार अपन ने पढ़ लिया अपने आमाशय में, पेट की आमाशय में क्या होता है, अम्लीय एसिडिटी ज्यादा होती है तो कौन सा अम्ल स्त्राव होता है, HCl अम्ल का स्त्राव होता है। इसी अम्ल HCl अम्ल को कहते हैं नमक का तेजाब भी कहा जाता है। CaCO3 क्या है, आपके संगमरमर का सूत्र है। COH2 क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। अगला है आवारा तत्व कौन सा है, आवारा तत्व कौन सा है, जो आवारा है, आवारा कौन सा हो जाएगा, जो इधर उधर घूमता रहता है उसको क्या कहते हैं, आवारा। तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन तत्व क्या हो जाएगा, आवारा तत्व कहलाता है। परमाणु में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ये परमाणु है आपके, एक परमाणु बनाते हैं, इसके नाभिक में क्या होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहां पर उपस्थित होते हैं, पूरे नाभिक में। अगर इलेक्ट्रॉन पूछते तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऊर्जा स्तर में या कोश में, दोनों एक ही चीज, ऊर्जा स्तर या कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन परमाणु की बात करें, परमाणु पूरा का पूरा, परमाणु का जो पॉजिटिव भाग है आपके परमाणु का, वो कहां स्थित होता है, आपके केंद्रक में स्थित होता है। अगला है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पे क्रमांक है पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आया आपके, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आया। तो किसी एक का 10 से ज्यादा नहीं पूछेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे पूछते हैं। सिर्फ 10 तक के आपको याद रखने, हो सकता है कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन इनका पूछ लेगा आपसे, क्योंकि नॉर्मल पूछेंगे, ज्यादा हाईफाई नहीं। अगला सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, बहुत जगह पढ़ा है अपन ने। सोडियम का क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, SO नहीं होगा, कई जने ऐसे बना देते हैं SO, नहीं, उसका लैटिन भाषा के नाम के आधार पर बनता है Na। देखिएगा आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जिनका, जैसे कि अभी बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H ही बना दिया, हाइड्रोजन का आपने H बना दिया, लिथियम का आपने Li बना दिया, बेरिलियम का B बना दिया, तो सोडियम का SO क्यों नहीं बनाया। देखिएगा पहले के समय में लैटिन भाषा चलती थी यूरोप देशों में, वहीं पे सब कुछ होता था। तो यूरोप में लैटिन भाषा में सोडियम को लिखा जाता था Na से लिखा जाता था, तब से उसका नाम रख दिया गया Na। यानी कि लैटिन भाषा के आधार पर कुछ पदार्थों का नाम रखा जाता है। सोने का क्या लिखते हैं अपन, Au, चांदी का क्या लिखते हैं अपन, Ag। इस प्रकार से यहां पर उसका भी नाम हो जाएगा सोडियम का Na। तो राइट आंसर हो गया Na। आवर्त सारणी के जनक कौन है, देखिएगा 2 प्रश्न, आवर्त सारणी के जनक और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। तो आज मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आवर्त सारणी एक तो होता है अपने हेनरी मोजले, एक होते हैं मेंडलीफ, एक आपके मोजले। मेंडलीफ को लिखते हैं Me और मोजले को लिखते हैं Mo। अब देखिएगा MM तो बराबर है, ABCD में E पहले आएगा O पहले आएगा, ये देखिएगा E पहले है या O पहले है। ABCD में E पहले है, तो E पहले आया, तो यानी कि मेंडलीफ ने पहले खोज करी है, मेंडलीफ ने पहले खोज करी, मोजले ने बाद में। तो आवर्त सारणी के जनक की बात करें तो आपका होगा मेंडलीफ। आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएगा, मेंडलीफ। आवर्त सारणी के जनक की पूछे तो मेंडलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी, पहले आवर्त सारणी दे दी गई, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बाद में दी गई, तो बाद में दी तो वो मोजले MO, मोजले से इन्होंने क्या करी, बाद में आवर्त सारणी दी। तो इसका हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी के कौन जनक हो जाएंगे, हेनरी मोजले। और आवर्त सारणी पूछे तो आपके किसने खोज करी है, मेंडलीफ ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो किसने खोज करी है, हेनरी मोजले ने। अगला है परमाणु में ऊर्जा स्तर के बारे में किसने बताया कि ऊर्जा स्तर पाया जाता है। देखिए कि ये परमाणु है, ये आपके पूरा का पूरा क्या है, नाभिक है, और यहां पर ये कक्षाएं पाई जाती है। ये क्या है, कक्षाएं पाई जाती है। इनके बारे में खोज किसने करी है, तो इनके बारे में नील्स बोर ने खोज करी है। नील्स बोर ने, इन्होंने कहा ऊर्जा स्तर, इनको नाम भी दिया था KLMN, इनको ऊर्जा स्तर नाम दिया है। तो इन ऊर्जा स्तरों की खोज किसने करी है, नील्स बोर ने करी है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज करी है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी है, आपके रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार कराई सोने की पतली झिल्ली पर, और नाभिक की खोज करी थी। रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की अपने कौन सी कोशिका की खोज करी है, रॉबर्ट हुक ने। अगला प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, प्लम पुडिंग और तरबूज मॉडल दोनों एक साथ देखो, प्लम पुडिंग और तरबूज मॉडल। देखिएगा एक मॉडल है जिसको प्लम पुडिंग और तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। सबसे पहला परमाणु का मॉडल यही दिया गया था। इसका मतलब है कि इसमें जगह जगह पे क्या होते हैं, तरबूज की तरह बीज होते हैं, और एक मिठाई होती है अपने जैसे लड्डू मान सकते हैं। लड्डू में पहले के समय देखा होगा तो लाल लाल बूंदियां भी डाले जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह ये बिंदु जो दिखा रहे हैं वो लाल लाल बिंदु हो गए, और बाकी जगह क्या है, आपके खाली भाग है।
तो ये जो तरबूज की बात करें तो लाल वाला जो भाग है वो कहलाता था पूरा का पूरा धनात्मक भाग, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट डॉट है तरबूज के बीज है, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया गया। जे थॉमसन ने इस मॉडल की खोज करी थी, जिसे कहते हैं अपन प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल। इसे क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग एक मिठाई का नाम है जिसमें डॉट 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 बने होते हैं, वो डॉट डॉट तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, और वो बाकी जो पूरी मिठाई है वो क्या है, प्रोटॉन है। इसी प्रकार इन्होंने तरबूज के बारे में बताया कि तरबूज का पूरा भाग क्या है, आपके लाल भाग तो कहलाया प्रोटॉन, और जो बीज के रूप में वो क्या कहलाया, आपके इलेक्ट्रॉन। तो इतने ये तरबूज मॉडल की खोज किसने करी, प्लम पुडिंग की मॉडल की खोज किसने करी, और परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने, आपके जे थॉमसन ने दिया। सभी के बारे में बात करें तो जे थॉमसन ने दिया है। अगला, परमाणु के खोजकर्ता कौन है, परमाणु की खोज किसने करी है। देखिएगा, अगर बात करें अपने भारत की बात करें तो भारत में परमाणु की खोज सबसे पहले महर्षि कनाद ने करी थी। महर्षि कनाद ने खोज करी थी, लेकिन अगर यहाँ किताबों में बात करें तो महर्षि कनाद का नाम नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने खोज करी थी, उसे परमाणु नाम नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था उसे अविभाज्य कण। लेकिन परमाणु की खोज की श्रेय जाता है पूरा का पूरा जॉन डाल्टन को। परमाणु की खोज करता है जॉन डाल्टन। देखिएगा, आपसे एक सवाल इनमें, देखिएगा सवाल सरल लग रहे हैं, लेकिन जब पूरा मिक्स हो जाता है केमिस्ट्री का तो ये सवाल ऐसे लगते हैं डाल्टन कहाँ गया, रदरफोर्ड कहाँ गया, नील्स बोर कहाँ गया, सब मिक्स में हो जाते हैं। ऐसा लगता है सबने मिलकर के खोज करी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर अपन ट्रिक से याद करेंगे, बार बार प्रश्नों को पढ़ेंगे तो 100% है कि आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। वरना जब एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा लगेगा सभी जो चारों ऑप्शन है इन्होंने खोज करी है, ऐसा नहीं है, किसी एक ऑप्शन ने ही खोज करी है। जे थॉमसन ने किसकी खोज करी, आपके नाभिक के बारे में बताया। रदरफोर्ड आपके नाभिक क्या है, अपने प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, इनके बारे में बताया। और आगे अपन बात करेंगे जब इन्होंने खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे थॉमसन, रदरफोर्ड आपके प्रोटॉन के खोज करता। इस प्रकार से प्रकृति में सबसे शुद्ध पदार्थ कौन है, प्रकृति में सबसे शुद्ध पदार्थ कौन है, आपके आज के समय की बात करें तो प्रकृति में सबसे शुद्ध पदार्थ है हीरा। सबसे शुद्ध पदार्थ क्या है, हीरा है। सोना चांदी ग्रेफाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। सबसे शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें तो हीरा है। और हीरे का एक कृत्रिम अपरूप भी कहा जाता है। हीरे का कृत्रिम रूप क्या है, कृत्रिम रूप है आपके कार्बोरेंडम। क्या है, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम क्या है, हीरे का कृत्रिम अपरूप भी कहलाता है, कृत्रिम रूप होता है कार्बोरेंडम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। और ये कांच पत्थर इनको काटने के, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है, और इनको काटने के लिए भी किया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की। इस प्रकार की संरचना रहेगी, यहाँ पे कार्बन, इस प्रकार से ये रहेगा बना हुआ, इस प्रकार से इसकी संरचना है। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, चारों तरफ से ये जुड़ा रहेगा। इनके बीच का जो कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। इसकी संरचना 2D के अंदर 3D में होती है, सॉरी 3 डायमेंशन यानी तीनों दिशाएं होती है, 3D में होती है इसकी डिजाइन। और जब अपन कार्बन वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, जब कार्बन के सवाल लेकर आएंगे तब इसके विस्तृत सवाल भी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगला सवाल है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर, देखिएगा रदरफोर्ड थे, उन्होंने सोने की एक पतली झिल्ली ली, उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई। तो कुछ अल्फा कण तो टकराकर वापस आ गए थे, टकराकर वापस आ रहे थे, लेकिन कुछ एक अल्फा कण थे जो इनको भेद कर जा रहे थे, बाहर की तरफ जा रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस कोण पर गया है उतने ही डिग्री पर वो वापस आ गया, उतने ही डिग्री पर क्या आ गया, वापस आ गया। तो उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी सोने की पतली झिल्ली पे, और कहा था कि परमाणु का जो जितना भी धनात्मक भाग है उसके सेंटर में है, क्योंकि सेंटर में आपने एक हजारों अल्फा कणों की बौछार कराई, वो सभी अल्फा कण को इधर चला गया, कोई पार कर गया, लेकिन एक अल्फा कण ऐसा था जो टकराकर वापस आया। इसकी तुलना उन्होंने करी थी कि जैसे कि युद्ध के मैदान में बम, ये अपने इसके बम के गोले के सामने अगर मैं एक प्लास्टिक का कागज रख दूं तो प्लास्टिक के कागज से बम का गोला टकराकर वापस जाने वाली तुलना हुई थी। क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, भेद देते हैं एक दूसरे को, सतह को, दीवारों को भेद देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव भाग है वो कहां पर है, आपके परमाणु के नाभिक में स्थित है। तो इन्होंने किसकी, कौन से अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। अगला है कृत्रिम वर्षा है। कृत्रिम वर्षा, वर्षा की बात करें तो AGI, ध्यान देना, AGI है कृत्रिम वर्षा के लिए। AGI जिम्मेदार होता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि बिना मौसम के वो बारिश जो होती है, जैसे ही आपकी बात करें कोई रोमांटिक सा सीन होता है, बाहर बारिश गरजने की संभावना होती है और बाहर से बारिश होती है, तो कृत्रिम वर्षा है। उस कृत्रिम वर्षा को करवाया जाता है आपके सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। किसके द्वारा, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा को करवाया जाता है। अगला फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है,
फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है आपके फोटोग्राफी, देखिए याद रखते हैं ग्राफी में आर जुड़ा हुआ है तो आर से अपने AgBr सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड काम में लिया जाता है। दोनों का ध्यान देना, आयोडाइड आपके कृत्रिम वर्षा के लिए है और ग्राफी से ग्राफी में Br लिया जाता है। अगला इलेक्ट्रॉन के खोज करता है रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन। देखिएगा मैं यहां सबके बताने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है आपके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो व्यक्ति 2 बार जे आ जाते हैं वो व्यक्ति क्या हो जाता है, नेगेटिव। 2 बार अगर जे आ गए, 2 बार जे आ गए, अगर मान के चलो आप 2 बार एग्जाम दिए, दोनों बार आप फेल हो जाते हो तो एग्जाम में क्या होता है आपका, डिमोटिवेट हो जाते हो आप। डिमोटिवेट मतलब हो गया आपके नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिव कब होगा व्यक्ति, जब 2 जे एक साथ आ जाएंगे। 2 जे एक साथ आ गए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2 जे एक साथ आ गए तो व्यक्ति क्या होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। अब है प्रोटॉन की खोज पूछे तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस धनात्मक पॉजिटिव आवेश। अब व्यक्ति पॉजिटिव कब होगा, जब उसके पास गोल्ड होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। गोल्ड होगा तो व्यक्ति क्या होगा, पॉजिटिव। अर्थात प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने करी है। गोल्ड होगा तो व्यक्ति पॉजिटिव होगा, इतना सा याद रखना है। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने। और अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं हो तो कई बार देखने को मिलता है रदरफोर्ड ने भी खोज करी है। रदरफोर्ड अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं हो तो। फिर बात करें न्यूट्रॉन की। न्यूट्रल, अपन इसको पढ़ते हैं न्यूट्रल कौन होता है, न्यूट्रल व्यक्ति है जो न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। न्यूट्रल व्यक्ति जो न तो पढ़ाई में ज्यादा होशियार है, न ही वो बिल्कुल डफोल, वो बीच में है, न्यूट्रल है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा क्या रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। वो क्या रहेगा, चिड़चिड़ा। तो चिड़चिड़ा से है जेम्स चैडविक, चिड़चिड़ा से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो इसकी खोज किसने करी है, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज नेगेटिव है तो 2 जे थॉमसन ने। अगर पूछे प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन चार्ज है धनात्मक, तो धनात्मक कब होगा व्यक्ति, जब उसको पास गोल्ड होगा, तो गोल्डस्टीन ने। अगली है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है। न्यूट्रल व्यक्ति कब होता है, जो चिड़ा रहता है। न्यूट्रल व्यक्ति हमेशा क्या होता है, चिड़चिड़ा। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी है। अगला कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखिएगा संयोजकता का मतलब होता है अंतिम कोश पूरा भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि पहले कोश में भरते हैं 2, फिर 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो पहले में आपने भर दिए पूरे 2, अगला पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तो भरेंगे कितने, 4 ही, क्योंकि 6 होते हैं, 2 भर दिए, 4 ही हो गए। अब बचे 4 की जगह, तो या तो ये 4 किसी और से लेगा और अपना कोश पूरा करेगा, या 4 किसी और को दे देगा। अब रही तो बात 4 ही, अगर इसके अंतिम कोश में 5 होते तो ये 3 लेता किसी से, तो संयोजकता हो जाती 3। लेकिन अब 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। कार्बन की संयोजकता हो गई यहाँ पर 4। संयोजकता मतलब होता है अंतिम कोश पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, भारी जल का सूत्र क्या होगा। भारी ये नहीं कि वजन में भारी हो, माना जाता है कि एक जल होता है जो भारी होता है, उस भारी जल का सूत्र होगा क्या, H2 होगा, CO2 होगा, COH2 होगा, D2 होगा। ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्या, हाइड्रोजन होगा क्या, या D2O भारी जल का सूत्र होगा। तो जो आपको आता है कमेंट कीजिएगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। देखिएगा आपने देखा होगा हम यहाँ पे 18 से 20 मिनट की क्लास लेते हैं और एक भी फालतू बात नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही बातें होती है अपने यहाँ पे। और हर एक सवाल को गहराई से जाकर के आपको अलग अलग ऑप्शन से बताया जाता है और आपको याद करने के तरीके भी बताए जाते हैं। तो आज अपने केमिस्ट्री के 50 प्रश्न भी हो चुके हैं, 250 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अभी अपन को और भी मंजिल तय करनी है। अभी अपने कितने सवाल बाकी है, 550 सवाल और बाकी है। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।